हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिक तो कर चुके हैं, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच बीच में हम टॉपिक्स करेंगे, रैंडम टॉपिक्स जिनको आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, वो वाले करेंगे। तो पहले ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो मार्जिनल रिलेटेड से रिलेटेड आपका से रिलेटेड मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? The total cost of 199 unit is 80,000 and that of 2000 units is 80400. Then the increase in total cost is known as, आपको बताना है ये जो बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट में, ये बढ़ गई तो जो इंक्रीज है उसका क्या नाम है? प्राइम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जब भी एडिशनल वर्ड आ जाए, मतलब एडिशनल के बारे में पूछें, चाहे आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो चाहे आप अकाउंट्स कर रहे हो, अगर आप एडिशनल कॉस्ट पूछ लें, आपसे एडिशनल रेवेन्यू पूछ लें, तो इन दैट केस हमेशा बात हो रही होती है मार्जिनल की, है ना। कभी भी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल, जैसे इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो उसमें यूटिलिटी भी होता है, तो एडिशनल यूटिलिटी कुछ भी पूछे तो एडिशनल जो वर्ड है उससे रिलेटेड। यहां भी ये पूछा ना, इंक्रीज इन कॉस्ट, जो इंक्रीज हो रही है वो क्या है? तो वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट हो रही है। इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका है मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। जब हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम बढ़ाएं, 1 से बढ़ाएं, 2 से बढ़ाएं, 3 से बढ़ाएं, जो एक्चुअल में टोटल कॉस्ट में इंक्रीज रहता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नहीं होता, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो इंक्रीज होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में सही है? इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। Marginal costing is not an independent system of costing. The elements of cost in marginal costing are divided into fixed and variable component, या बोथ बी एंड सी। मतलब इन तीनों में से कोई एक ठीक है, ये देखना है, या फिर बी और सी दोनों ही ठीक है, ये आपको सोचना है। तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इंडिपेंडेंट कॉस्टिंग का सिस्टम नहीं है, तो इसको आप बोलोगे ये वाली जो है मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। The element of cost in marginal costing are divided into fixed and variable. Yes, marginal costing के अंदर जो cost है उसको हम fixed cost और variable cost के components में divide करते हैं, तो ये statement भी true है। तो ये दोनों true हैं, तो तीसरी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, और ये वाली जो है ये दिस इज नॉट ट्रू वैसे। ठीक है, बोथ बी एंड सी, ऑल द अबव का ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो मतलब यही ऑप्शन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी, अगर आपने देखना हो। और वैसे ये वाली फॉल्स है, ये दो ट्रू। फिर आ जाए हम, टोटल कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स इज रुपीज 180,000 एंड दैट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दैट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कितनी है? 1,00,000। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ 210 यूनिट्स। आपको 200 यूनिट्स की आपको कॉस्ट दे रखी है टोटल, जो कि है 1,80,000। आपको बोला हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसमें से 1,00,000 रुपीज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी बताया हुआ है। और आपको बोला 210 यूनिट्स जो है इनकी आप टोटल कॉस्ट निकालो, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऑप्शन तो क्या है कि मुझे मालूम हो कि कैसे आंसर निकालते हैं, तो ऑब्वियसली जब आंसर निकालूंगा तो ऑप्शन से अपने आप मैच हो जाएगा। तो आंसर निकलेगा कैसे, ये समझना है। सबसे पहले देखो, 180 में से फिक्स्ड कॉस्ट है 1,00,000, तो इसको माइनस कर दो, तो 80,000 आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर वो कॉस्ट भी आपकी बढ़ती है। फिक्स्ड वो होती है जो सेम रहती है। तो मतलब 10 यूनिट बने, 200 यूनिट बने, फिक्स्ड कॉस्ट तो 1,00,000 ही रहनी है। तो ये 80,000 है, इसको आप डिवाइड करोगे 200 से, 200 से डिवाइड किया 400 आ गया। 400 आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है।
मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 400 है, मतलब अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट आप बढ़ाते हो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो अब अगर मुझे 210 यूनिट की निकालनी है तो कैसे आएगी, 1 लाख प्लस 210 इंटू 400 पर यूनिट कॉस्ट, 210 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1,84,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट 400, फिर 210 यूनिट। अब जितने मर्जी यूनिट पूछे हो, अगर ये आ गई तो आप जो जितने मर्जी यूनिट की लगा दो, ये तो सेम ही रहनी है। जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएंगे। तो ये यूनिट्स जो है वो चेंज करते रहो, आपकी कॉस्ट आती रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या था, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था। अब द टर्म कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू, एक टर्म होती है कंट्रीब्यूशन, ये क्या होती है ये बताना है। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स रेजिंग कैपिटल, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये आपको बताना है। देखो जरा, मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। ठीक है, ऑनेस्टली क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करोगे आप तो आपको जो है काफी बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चन से। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग या बीच में कुछ और टॉपिक्स भी मैं आपको लेके आऊंगा स्टैंडर्ड हो गए बीच बीच में कॉस्ट से, जो जिनके चांसेस है आने के। तो ये मुझे बताओ, तो कंट्रीब्यूशन होती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो उसके हिसाब से एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक रहेगी। डिफरेंस बिटवीन ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्स हैव सेल्स ऑफ 15 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 लाख, इट्स एनुअल फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। अभी अभी मैंने कराया पिछले ही क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो फटाफट से कर दो अगर याद है तो, नहीं याद है तो फिर मैं कराता हूं। अभी अभी देखो इसी से पीछे वाले क्वेश्चन में था, है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन था पिछले वाला, तो वो फॉर्मूला ही था। अगर आपको याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता फिर नहीं निकलेगा, है ना। तो फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, देखो बाकी ऑप्शंस तो फिर बाद में देखेंगे ना, पहले हमें कैलकुलेट करने आता हो, इसमें तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऊपर समझना है ये क्वेश्चन। तो अब देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सीधा सीधा देखो सेल्स कितनी है, 15 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10, 5 लाख आया। अब 5 लाख जो आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कोई ऑप्शन ना इससे मैच करेगा ना इससे करेगा ना इससे करेगा, तो आपका आंसर है नन ऑफ द अबव। फॉर्मूला ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल है नहीं, ये इजी है। अगली क्लास में जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तो थोड़े से और फॉर्मूले भी करेंगे। आज तो थोड़े जो न्यूमेरिकल होंगे वो ज्यादा बिल्कुल बेसिक कॉस्टिंग से रिलेटेड होंगे, ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट निकालने से रिलेटेड हो गया, ऐसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर थोड़ा सा और फॉर्मूलाज भी करेंगे। अब आया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी कि पीवी रेशो भी बोलते हैं इसे। तो पीवी रेशो इन मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी इंप्रूव्ड, कहता है उसको इंप्रूव करना चाहें हम, उसको बेटर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये आपको पूछा है क्वेश्चन में। तो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन दिए हैं, लोअरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट। इन तीनों में से, या इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो नन ऑफ द अबव तो अलग बात है, लेकिन इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है, क्या कर सकते हैं हम कि पीवी रेशो आपका बेटर हो जाए। तो इसके लिए पहले आपको पीवी रेशो, एक तो होता है कि याद कर लिया, लर्न कर लिया, जो भी ऑप्शन है मैं बता दूं और आप लर्न कर लो। एक होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों बढ़ेगा और क्यों कम होगा, वो मैं बता देता हूं। देखो पीवी रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला वैसे होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आती है, अभी हमने सीखा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। अब ये फॉर्मूला होता है
अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे तो मालूम है ये फॉर्मूला है, मुझे सॉल्व भी करने आता है, याद करना तो क्या है, बी ऑप्शन। अगर आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे, सेल्स को इंक्रीज करेंगे, तो आपका पीवी रेशो जो है वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप चेक करने के लिए आप जो है इसको सॉल्व करके देख लो ताकि आपको क्लैरिटी भी हो जाए क्यों ऐसे होता है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी अगर आप सेलिंग प्राइस को ज्यादा कर दे, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ये 3000 थी तो ये 3000 ही रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस को हम इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट तब बढ़ती है जब आउटपुट इंक्रीज करते हैं, यहाँ आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रही, हम सेलिंग प्राइस को बेटर कर रहे हैं। ठीक है, और बढ़ा रहे हैं, मतलब सेल का प्राइस अपना बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो इंक्रीज कर दिया, ये मतलब है। तो अब सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी दोनों जगह। तो आप 2-3 एग्जांपल बना के देख लो, जैसे पहले यहाँ पे 30,000 लेके देख लो, फिर 35 लेके देख लो, फिर 40 लेके देख लो। तो आप देखोगे जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका पीवी रेशो इंप्रूव होगा। मतलब जैसे जैसे आप सेलिंग प्राइस या बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ जाएगी, तो सेल्स बढ़ेगी तो आपका जो है वो क्या होगा, ये रेशो और इंप्रूव होता जाएगा। और अगर आप सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो सेलिंग प्राइस घटाओगे तो उस केस से फिर वो जो है आपका पीवी रेशो जो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं इसको, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है वो आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस डिक्रीज करेंगे तो ये फिर इंप्रूव की बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये बेटर होने की बजाय वर्स्ट होता चला जाएगा जितना आप डिक्रीज करो। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसको समझना है यहाँ पे डिटेल में, और मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे आप पुट करके देख भी सकते हो। और जब आप है ना 2-3 एग्जाम्पल आप डाल के देख लो, आपको पता लगे। पर ध्यान रखना है वेरिएबल कॉस्ट उस केस में चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि हम आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्स है 15 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10 लाख, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख। कहता जी प्रॉफिट निकाल दो, कहता प्रॉफिट निकाल दो। अब प्रॉफिट जो निकालना है आपको, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो मालूम है, बहुत इजी होता है। अगर हमने वैसे भी देखें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सबसे इजी होता है। क्या होता है? प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से सारी कॉस्ट माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दो और फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दो, ऐसे आ जाएगा आपका प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है कि एक और फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है, आपको पता है ये क्या होता है? अभी हमने किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, कंट्रीब्यूशन माइनस माइनस सीधा फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे हम तो आंसर वही आएगा। अब कर लेते हैं, 15 में से 10 माइनस किए, वेरिएबल कॉस्ट 5 रह गया, 5 में से 2 माइनस किए तो 3 रह गया। तो आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? 3000 होगा। 3000 जो है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका, है ना, तो इसमें समझना है कि आपको क्वेश्चन में कई बार सीधा कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो इसमें जब भी आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, आज अभी तक हमने कितने फॉर्मूले किए वो हम देख लेते हैं। देखो, एक हमने किया प्रॉफिट का, अभी जो किया प्रॉफिट कैसे आया, एक तो कर दो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना, प्रॉफिट का। और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका प्रॉफिट का? फिर ऐसे ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, कई बार कंट्रीब्यूशन सीधी दे रखी हो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो कोई प्रॉफिट के जो हमने फॉर्मूले किए। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला किया? फिर हमने कंट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला किया ना। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन एक तो बहुत इजी है जो हमने कर लिया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई, बताओ जल्दी से, याद हुआ या नहीं हुआ अभी तक? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कंट्रीब्यूशन होती है। एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर हमने किया पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला,
क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ऐसे आ जाता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला बन सकता है, कंट्रीब्यूशन की जगह पुट कर दो, कंट्रीब्यूशन कैसे आती है, कंट्रीब्यूशन आती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इन्हीं फॉर्मूला से कई और फॉर्मूला भी निकल सकते हैं, जैसे अगर हम देखें प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस, यस अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। अब अगर हम इन टोटल जाएं तो मेनली यही आपके फॉर्मूलाज होते हैं, और भी आएंगे नेक्स्ट जब हम करेंगे तो उसमें ये भी करेंगे, ये और फॉर्मूला भी करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मार्जिनल सेफ्टी होता है, ऐसे करके काफी सारे और फॉर्मूलाज भी होते हैं। बट अभी जो आज हमने किए हैं वो ये वाले हैं, है ना। तो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो भी आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, और ऐसे भी आ जाता है, ये तो हमने अभी किया। और कोई जो और भी फॉर्मूला जैसे जैसे आएंगे तो हम उनको डिस्कस कर लिया करेंगे। अभी देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन बन गया। अब आ जाए फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स। जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्या, इसमें क्या क्या आता है, ये आपसे पूछा गया है नीचे। प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, आपने बताना आएगा कि नहीं, रेंट आएगा क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा क्या, या सारे के सारे आएंगे, ये आपको बताना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट टर्म है कॉस्टिंग में आपकी, तो आपको ये देखना है फिक्स्ड कॉस्ट में जो है वो क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपका क्या क्या होता है देखना है, प्रॉपर्टी टैक्स होगा नहीं होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन मालूम है तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे, कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था ताकि आपको इसमें जो है क्लैरिटी हो जाए। इसका आंसर है ऑल द अबव। ये क्यों है, अब ये समझना है। कहता है ऑल ऑफ द अबव, हम क्यों है, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच रिमेन अनचेंज्ड इन टोटल फॉर अ गिवन पीरियड डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहे आप 2000 यूनिट बनाते हो 2000 यूनिट बना लो, आप चाहे 300 यूनिट बनाओ, आप चाहे 3000 यूनिट बनाओ, जहां तक जैसे भी मशीन की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो यूनिट तो चेंज हो गए, है ना, कोई भी कर लो, लेकिन इसकी वजह से एक कॉस्ट होती है वो कॉस्ट चेंज नहीं होती है। वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी, वो वैसा ही रहना है, चाहे आप 300 बनाओ, 2000 बनाओ, 3000 बनाओ, चाहे आप मत बनाओ, तो भी ये कॉस्ट जो है वो रहेगी रहेगी, है ना। तो मींस इट विल नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा दो कम कर दो, वो फिक्स्ड रहेगी फॉर फॉर अ टोटल फॉर अ गिवन पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सेम रहनी है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इट नॉट वेरी, मतलब अदर वर्ड्स में बोलो, इट विल नॉट वेरी विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मर्जी बोल दो, विद इन अ सर्टेन लिमिट्स। सर्टेन लिमिट्स मतलब जो उसकी कैपेसिटी होती है ना, एक मशीन की कैपेसिटी होती है कि वो 4000 यूनिट तक बना सकती है। तो 0 से 4000 यूनिट तक आपने मशीन तो खरीद ली, अब चाहे आप 0 यूनिट बनाओ चाहे 4000 यूनिट बनाओ, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना ना, मशीन का खर्चा तो आपका हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब इसमें और चीजें भी होती हैं, जैसे रेंट, लीज कॉस्ट, है ना, आपने रेंट पे ले रखा है, शोरूम ले रखा है, मशीन कुछ भी रेंट पे ले रखा है, जो भी चीज रेंट में अवेलेबल होती है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, है ना, आपने ले रखी है, तो उसका रेंट तो फिक्स्ड ही है ना, वो तो आपको देना पड़ेगा, आप चाहे काम करो आप चाहे काम ना करो, ठीक है। फिर सैलरीज आ गई, जो आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, आप उनसे काम कराओ ना कराओ सैलरी तो देनी पड़ेगी। जितने बिल्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, इंश्योरेंसेस होती हैं। अब यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स हैं, सारे बिल नहीं है, यूटिलिटी बिल्स ध्यान रखना, है ना। और लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, अब लोन ले रखा है, उसकी रीपेमेंट तो करनी है, चाहे आप 300 यूनिट बनाओ, 200 यूनिट बनाओ, 3000 यूनिट बनाओ, आप कितने भी यूनिट बनाओ, ठीक है, लेकिन आपका ये जो खर्चा है ये क्या रहेगा, फिक्स्ड। रेंट हो, लीज की कॉस्ट हो, लीज पे आपने बिल्डिंग ले रखी है, लीज पे आपने मशीन ले रखी है, कुछ भी, किसी भी तरह का खर्चा,
तो अगर आपने ये खर्चे कर रखे हैं, ये खर्चे तो आपने होने ही होने हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, इतनी करो इतनी करो इतनी करो, टू अ सर्टेन लिमिट जो है वो क्या है, इट विल नॉट चेंज। तो ये होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए हमने क्या टिक किया यहाँ पे, ऑल द अबव टिक किया। ठीक है जी। फिर फिर आ जाए हम, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स, इनमें से कौन सी है जो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहला दिया ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डिलीवरी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कौन सी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का तो उल्टा होगी, डिटेल में तो मैं अभी करवाता हूं, लेकिन पहले आप इसको अटेम्प्ट करो, देखो क्या आता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट समझ आ गई तो जो फिक्स्ड नहीं है तो वो वेरिएबल होगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है, डिटेल में भी कर लेते हैं। तो वैसे ऑल द अबव इसका आंसर है। अब इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट विच टेंड टू वेरी डायरेक्टली विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। मींस 300 यूनिट बनाओ, 3000 यूनिट बनाओ, 0 यूनिट बनाओ, 4000 यूनिट बनाओ, है ना, इतने कितने भी यूनिट बनाओ ये वेरी करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी करेगी, मतलब वेरी करने का मतलब चेंज होती रहेगी। इट विल कीप ऑन चेंजिंग, जैसे आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को चेंज करोगे। 0 यूनिट में तो 0 ही रहेगी, कुछ मत बनाओ, होगी भी नहीं, है ना, रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं बनाना तो, कुछ करना ही नहीं तो। 300 यूनिट्स पे इंक्रीज हो जाएगी, 3000 पे और बढ़ जाएगी, 4000 पे और बढ़ जाएगी, है ना। यही यूज करके तो हमने वो न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने 210 वाला यूनिट्स का निकाला था। तो उसमें वही तो देखा था, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी 400 आई थी, फिर हमने उसे 210 से मल्टीप्लाई कर दिया था, फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम थी, 200 यूनिट्स की भी सेम थी और 210 यूनिट्स की भी सेम थी। तो फिर हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। ठीक है, इन दोनों सॉरी फिक्स्ड और वेरिएबल निकाल के फिर ऐड कर दिया था उस क्वेश्चन। अब ये तो प्रोडक्शन के साथ जो है वो चेंज होएगी, तो रॉ मटेरियल, फिर पीस रेट लेबर, है ना। पीस रेट लेबर का क्या मतलब है, जैसे आप किसी लेबर को, मतलब आपने परमानेंट नहीं हायर किया उसको, आप क्या करते हो भाई, 200 पीस बनाओ, पर पीस इतने पैसे ले लो, मतलब वो फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं है आपका। वो अब इस केस में अगर वो काम करेगा, मतलब वो प्रोडक्शन करेगा तो पैसे उसे देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। 300 यूनिट बनाएगा तो 300 के हिसाब से पैसे देंगे, 30 बनाएगा तो 30 के हिसाब से देंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं देंगे। फिर ये क्रेडिट कार्ड फी वगैरह, तो ये भी क्रेडिट का फी फॉर द सप्लाईज, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है उसकी, तो वो भी जितना आप करोगे उतना हो जाएगा। फिर कमीशन हो गए, डिलीवरी कॉस्ट हो गई, पैकिंग सप्लाईज होगी। तो पैकिंग सप्लाई भी, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा उतनी पैकिंग भी ज्यादा मंगवानी पड़ेगी, पैकिंग मटेरियल भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा। ठीक है, जो ये, तो ये सारी चीजें क्या, अब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कमीशन भी बढ़ जाएगी, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो प्रोडक्शन, तो कमीशन भी बंदे को ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव हुआ। डिलीवरी कॉस्ट, जितना डिलीवरी आप करोगे उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी, है ना, जितने यूनिट्स आप डिलीवर करोगे किसी को। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना बिल आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल आप, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा तो उतना ही ज्यादा बिल आपका बन जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके वेरिएबल कॉस्ट। फिर आ जाए हम लास्ट क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम मार्जिनल कॉस्टिंग में और किस नाम से बुलाते हैं, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप करो ट्राई, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप जो है बताओ फटाफट से, फिर हम, आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है तो फटाफट से बताओ। आई होप कि पहले जो आप कर रहे थे वो आ गया हो आपकी समझ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस होगी तो आप जो है वो लिख सकते हैं मैसेज पे, तो आई विल ट्राई कि उसे सॉर्ट आउट कर दें। और अभी इसका आंसर बताओ फटाफट से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम क्या कहते हैं। ये तो सिंपल होना चाहिए, इतना हमने कुछ कर लिया है अब तो, ये तो ज़्यादा मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। फटाफट से कर दो, शाबाश।
मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन को मार्जिनल कॉस्टिंग में और क्या बोल सकते हैं ये आपको बताना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और बोल सकते हैं मार्जिनल इनकम। तो मार्जिनल इनकम बोल सकते हैं। तो ये आपको समझना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इससे रिलेटेड जो है हम कुछ और चीजें भी करेंगे, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के जैसे फीचर्स होते हैं ऐसे ही थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या फीचर्स होंगे, ये क्या है, ये जो है ये टेक्निक है मार्जिनल कॉस्ट निकालने की, है ना। जितनी एडिशनल कॉस्ट होती है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। फिर इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या की कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो इससे हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं, इससे हम वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, मतलब अगर इसके एडवांटेज की बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरेटिकल वाइज, तो ये प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्पफुल होती है, पहला। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, पूरी डिटेल्स, बहुत सारे रेशोज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन अभी हम आगे करेंगे, जो किया नहीं है हमने, नेक्स्ट में करेंगे। ब्रेक उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट, सेफ्टी मार्जिन, ऐसे बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो हम बेटर प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं और कॉस्ट को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो मैनेजमेंट है वो इसी के बेसिस पे, क्योंकि मैनेजमेंट को सब कुछ पता लग जाता है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी एक लेवल होता है वो कितना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कब बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट कितने यूनिट तक कितनी होगी। तो ये जब ये सारी बातें चल जाती हैं, पता लग जाती हैं, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो है अपना फ्यूचर जो है वो प्लान कर सकती है, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने किए आज के आए, कंट्रीब्यूशन किया, प्रॉफिट किया, ठीक है। फिर आगे फ्यूचर में हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करेंगे, उसके फॉर्मूलाज करेंगे से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर ब्रेक इवन पॉइंट भी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में आपकी आती हैं। और इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल, आज तो हमने सिंपल ही करे ना कंट्रीब्यूशन वाला, और जो है पीवी रेशो वाला तो सिर्फ फॉर्मूला किया। तो नेक्स्ट टाइम में हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ब्रेक इवन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सब करेंगे, ठीक है जी। तो अब आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम फर्दर, मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड हम और टॉपिक्स भी करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपको लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी या अभी आपको लगता है कि 2 लेक्चर काफ़ी होंगे तो ठीक है, नहीं तो यू कैन सजेस्ट मी कि 3 भी चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये इसमें क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस की जरूरत इसमें नहीं होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज होते हैं, तो रेशोज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो इट इज यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम दिस कॉस्ट अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यू कीप योर प्रिपरेशंस ऑन ट्रैक।